Meow. सर स्टार्ट कर लें, रिकॉर्डिंग तो वैसे भी होती है सर। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। ये बताएं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर से। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो उसको डिस्कस करें, वरना फिर आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? अरे यार, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक। जी ना, many people are allowed to speak. My question is, अगर आपके पास कोई confusion है पिछले लेक्चर से तो प्लीज फील फ्री। Anyone? हाँ सर। No question? जी राना उस्मान, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो जी सर, वो आपसे आपने दूसरे सर ग्रुप में सेंड नहीं की थी सर। नहीं, दूसरे ग्रुप में नहीं, हमने एक ही ग्रुप बना दिया था ना, तो उसमें एक ही में रहे ना। तो आपको उस ग्रुप का मैंने लिंक भी शेयर किया, तो आप उसमें आप आ जाएं। सर मैं उसमें आगे, लेकिन यस सर। सर दूसरा रिक्वेस्ट है सर, काइंडली आप थोड़ी सर, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, समझ नहीं आता, नेट का इशू आता है, तो काइंडली आप सर थोड़ा स्लो कर दिया करें, और सर एग्जांपल थोड़ी इजी रखें कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कौन सी ऐसी एग्जांपल थी विच वाज डिफिकल्ट, ताकि मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं? सर वो प्रीवियस लेक्चर्स में थे, वो इस तरह से थोड़ा सर एक्सेंट आपका सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं तो एग्जांपल कौन सी थी जिसमें आपको इशू आया? सर मैं आपको बता दूं देख के, फिर आपको 5 से 10 आप मिनट बता आप दें दें। ताकि उसको क्लियर कर दिया जाए। जो भी चीज़ है ना उसको उसी वक्त क्लियर करें। अगर आगे कंफ्यूजन को लेके आप बढ़ेंगे तो फिर आगे कंफ्यूजन सर मजीद। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था सर, आप जो आगे लेक्चर्स है सर उसमें आप थोड़ा सा सर हाँ वो के रखिएगा सर, नॉर्मल हाथ रखिएगा। क्या रखूं, मतलब नॉर्मल हाथ क्या रखूं? मतलब अच्छे से क्लियर कर दें सर, अच्छे से मतलब डिलीवर कर दें आप आप पूछ लिया लेक्चर। करेगा जो चीज क्लियर नहीं है। मैं तो 10 दफा पूछता हूँ एक चीज समझाने के बाद, आई आस्क सो मेनी टाइम्स कि यार शुड वी मूव ऑन, शुड। मैं तो बढ़ता ही नहीं हूँ आगे जब तक कोई जवाब नहीं आता। तो उस सर मौके पे इश्यूज अगर आप आर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर क्या करूंगा मैं? ओके सर। ठीक है ना, ऐसा कोई देखिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि किसी टॉपिक पे मैंने बगैर पूछे आगे बढ़ाऊं, और किसी का जवाब नहीं आया तो कई मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊं, तो आप जवाब दें उस पर। थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला एटीट्यूड होना चाहिए लोगों का। माइक संभालें, कोई इशू हो उसको बताएं, ठीक है? सर आप सबके माइक से अनम्यूट कर दें सर, आप ना करें, जिसने जो क्वेश्चन करना है सर आप उसका कर दें। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं माइक बैठ के थोड़ी चेक कर सकता हूँ यार, पढ़ाना है या माइक चेक करना, ठीक है? चलिए लेट्स मूव ऑन। हम लोग कहाँ थे लास्ट टाइम? Karachi. पीयर टू पीयर्स पे बात करनी है हमें, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। जी यहीं से हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, और हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे बात की थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। और क्लाइंट सर्वर में हमने कहा था दो किस्म की मशीन्स होती हैं,
एक सर्वर मशीन और एक क्लाइंट मशीन, और मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल दी थी कि क्लाइंट सर्वर इज सेम एज एक क्लास में टीचर है, तो टीचर इज अ सर्वर, आप उस सर्वर से कनेक्ट होकर सवाल करें और आगे बढ़ें। जी, 2 लोगों ने हाथ उठाया है, एनी क्वेश्चंस? जी, those who raise hand, any questions? अभी देखें, नो रिस्पॉन्स कम्स इन, क्या करें? चले आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज बेसिकली, आप ये समझें कि एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें कोई टीचर नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, सारे पीयर्स हैं, सारे दोस्त हैं, ठीक। तो यूँ समझेंगे क्लास में एक स्टूडेंट के पास, एक स्टूडेंट को चैप्टर 1 आता है तो बाकी लोगों से चैप्टर 1 की नॉलेज शेयर कर लेगा, एक को चैप्टर 2 आता है वो चैप्टर 2 की नॉलेज शेयर कर लेगा, एक को चैप्टर 3 आता है वो चैप्टर 3 की नॉलेज शेयर कर लेगा। जी, ये बात समझ आती है? यस सर। ग्रेट। तो आप देख लें, इस पिक्चर को भी देखें, इसमें कोई सर्वर नहीं है, देयर इज नो सर्वर, पीयर्स हैं, बराबर की मशीन्स हैं। हो सकता है एक के पास प्रिंटर लगा हुआ है, एक के पास स्कैनर लगा हुआ है, तो हम एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो सर्वर, देयर इज नो डोमिनेटिंग मशीन, ठीक। जैसे क्लाइंट सर्वर में तो एक मशीन डोमिनेट करती है, हमें पता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वहाँ टीचर है तो टीचर डोमिनेट करता है, यहाँ कोई डोमिनेट नहीं कर रहा। आपके रिसोर्सेज को हम सब मिलकर यूज कर लेंगे, मेरे रिसोर्सेज को बाकी लोग मिलकर यूज कर लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। जी, एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सा नेटवर्क बेहतर है, क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर, तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क जो है ना वो बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? उसकी वजह ये है कि जब सर्वर होगा तो सर्वर के थ्रू आप सबको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी स्लाइड्स आप एक ही जगह रुकी हुई है। आप लोगों की सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, आप लोगों की लॉग ऑन आईडीज बना के उन्हें प्रिविलेजेस दे सकते हैं। प्रिविलेज का मतलब है कि आप उसे राइट दे सकते हैं कि कौन सा बंदा कितना एक्सेस कर सकता है। किसी को हम रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं, किसी को फुल एक्सेस दे सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास बेहतर रहता है। और फिर एक आपके पास ऑडिट ट्रेल भी बनती रहती है। नाउ व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि इसका तफसील से बात आगे जिक्र आएगा ऑडिट के अंदर। यहाँ से मैं आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रेस बनता रहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर। ने क्या काम किया। हेलो। जी फरमाइए। जी जी सर स्लाइड नहीं चल रही। सर आपकी स्लाइड नहीं चल रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके पास? सर स्क्रीन No, शेयर हो sir. रही है, स्लाइड स्लाइड सिर्फ चल रही। मेरे पास तो डिस्टॉर्शन screen के share अलावा नहीं कोई स्लाइड नहीं आ रही। है। अच्छा, सर एक मेरे पास हदीद तो आ रही मैं है, दोबारा हदीद। शेयर कर लेता हूँ, दोबारा शेयर कर लेता हूँ, जी दोबारा सर, शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। जी, आ रही है स्क्रीन अभी? यस मेरे पास शेयर हो गई है। यस सर, अब ठीक है। चलो, ग्रेट। तो अगर आप लोगों ने ये पिक्चर नहीं देखी थी P2P वाली, तो पिक्चर देख लें आप, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कोई सर्वर नहीं है, दोनों बराबर की मशीन्स हैं, दोनों क्लाइंट्स हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों पीयर्स हैं, और आपके रिसोर्सेज दूसरा और दूसरा आप दूसरे के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक। और हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम कंपेयर करेंगे सर्वर बेस्ड को और पीयर टू पीयर को, तो सर्वर बेस्ड एक बेहतर सेटअप है। उसमें हमारे पास ज़्यादा सिक्योरिटी है, लोड शेयरिंग हो सकती है, लोगों के हम लॉगिन आईडीज बना के उनको राइट्स दे सकते हैं, ठीक। और हमारे पास एक ऑडिट ट्रेल भी होती है। ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि वहाँ पर ट्रेस होता है कि कौन सिस्टम में कब आया, क्या किया, ठीक। ये सारा कुछ हिसाब हमारे पास होता है, और इसमें हम बड़ी आसानी से पूरे सिस्टम का और क्लाइंट्स का बैकअप भी रख सकते हैं। तो समरी इज कि क्लाइंट सर्वर इज अ बेटर सेटअप एज कंपेयर टू
P2P। जी एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलें ग्रेट, आगे चलते हैं। And next we have a type of network by area या by size। तो सारे कुछ नेटवर्क्स छोटे हैं, कुछ नेटवर्क्स बड़े हैं, और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि छोटे नेटवर्क में आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, बड़े नेटवर्क में कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें ये चार किस्म के हम साइजेस के एंगल से बात कर सकते हैं। एक आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और एक आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क है, ये ग्लोबल एरिया नेटवर्क है। ठीक, अच्छा, पर्सनल एरिया नेटवर्क बड़ा आसान है और बड़ा कॉमन है। ठीक, आप आज जब बैठते हैं तो आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। आप फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, आपके पास आपका सेल फोन और लैपटॉप कनेक्टेड है। ठीक, हो सकता है सेल फोन, लैपटॉप और आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड हो। ठीक, तो ये आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो आपने कनेक्ट किया है। तो एक ज़माने में हम ये डिवाइसेस कनेक्ट करते थे इंफ्रारेड से या ब्लूटूथ से। आजकल वाईफाई के थ्रू ये सारी की सारी डिवाइसेस आपके पास कनेक्टेड होती हैं। बल्कि आप देख सकते हैं कि एक बंदे के पास डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, एक टैबलेट भी है, एक फ़ोन भी है, एक प्रिंटर भी है। तो उसने अपनी सारी चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं और वो बैठ के अपना काम कर रहा है। तो ये उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जी, इज दिस क्लियर टू यू? सर ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है सर, ये सिर्फ इंडिविजुअल का ही हो सकता है, कंपनी के अंदर यूज हो पर्सनल तो सकता है ये? इंडिविजुअल की चीज होगी ना, आपका अपना नेटवर्क है, पर्सनल नेटवर्क है। जी ठीक है ना? ओके फॉर सर, एग्जांपल थैंक मैं भी जैसा भी बैठा हुआ हूँ, तो मेरा ये लैपटॉप, मेरे फोन्स कनेक्टेड है इससे, मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है, तो दिस इज माय पर्सनल एरिया नेटवर्क और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हेलो ठीक है, जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। ग्रेट। हेलो जी जी बोले। सर, ये पर इसमें हॉटस्पॉट का भी आ सकता है ना एग्जांपल? हॉटस्पॉट तो बेसिकली आपको कनेक्ट करने में मदद दे रहा है ना। हॉटस्पॉट इज बेसिकली समथिंग दैट अलाउज यू टू कनेक्ट, और कनेक्ट होके आपकी जो डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं और आप उसको यूज कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, हॉटस्पॉट इज सिंपली द प्लेस जहाँ पर आप बैठ के सारा का सारा अपनी कनेक्टिविटी करनी हुई है। ठीक है, ओके सर। राइट। अच्छा जी, देन वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या है जी? आजकल बड़ा कॉमन है, खास अरसे से कॉमन है और आजकल बहुत ही कॉमन है कि आप एक कमरे में, एक बिल्डिंग में अपना इदारे का नेटवर्क बना लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो इस इदारे का नेटवर्क है, इस इदारे ने बनाया है और ये इदारा ही इसे यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप इदारा सोचें, उस इदारे ने के पास 50 कंप्यूटर्स हैं और 50 कंप्यूटर उसके पास इस बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स पे रखे हुए हैं और आपस में कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें आप नोड भी कह सकते हैं, वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं, टर्मिनल भी कह सकते हैं। लेकिन सिलसिला ये हो गया कि पहले हम कहते थे कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो एक कमरे में या एक बिल्डिंग में है, लेकिन आजकल इट इज गोइंग अप टू फ्यू किलोमीटर्स। इट इज गोइंग अप टू फ्यू किलोमीटर्स। उसकी वजह ये है, अब आप देखें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, ये मीलों पे फैली हुई है, ये मीलों पे फैली हुई है और उसके अंदर दर्जनों और सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं। ठीक, तो ये भी मेन चीज़ आपने याद रखनी है, लैन के अंदर ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, सिंगल साइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सारे कंप्यूटर एक ही जगह पर हैं। वो एक जगह क्या है? कराची यूनिवर्सिटी। वो एक जगह क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी। वो एक जगह क्या है? सिंध यूनिवर्सिटी। ठीक, तो जो सिंगल साइट पे आपका जितने भी कंप्यूटर्स हैं, और आजकल लैन के अंदर हजारों कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ठीक,
तो ये कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। शुरू में ये कमरे, ये एक बिल्डिंग, लेकिन अब ये चला गया कई किलोमीटर्स तक। इसकी एक और मिसाल आप अपने मोहल्ले में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्या बोलते हैं केबल नेट है मोहल्ले में, तो वो भी एक लैन ही है जो 100-50 घरों को कनेक्ट कर रहा है। और मेन चीज़ ये है कि वो एक सिंगल साइट नेटवर्क है, यानी सारे के सारे कंप्यूटर एक ही जगह पे हैं और वो जगह ज़ाहिर है कि अब 1-2 किलोमीटर तक हो सकती है। एनी क्वेश्चंस? जी कोई सवाल? जी everybody understands? Yes, sir. ओके ग्रेट, चलें आगे चलते हैं। अब आपके पास जो लैंस है वो लो स्पीड भी हो सकते हैं, हाई स्पीड भी हो सकते हैं। आजकल तो खैर हर चीज़ ही हाई स्पीड है। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल हो गई है, इतनी अफोर्डेबल हो गई है कि आज अगर आप लैन बनाते भी हैं तो वो हाई स्पीड लैन ही होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले जो आपके पास लैंस थे और अभी भी बहुत सारे जगहों पे लैंस जो है वो वायर बेस्ड है। हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर्स, लेकिन आजकल वायरलेस का दौर आ गया है, तो आपके पास WLANs, वायरलेस लैंस आर गेटिंग पॉपुलर। ठीक, अच्छा आजकल वैसे हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग लैंस की भी। तो व्हाट इज अ फ्लाइंग लैन? फ्लाइंग लैन इज बेसिकली एन एयरक्राफ्ट। अब देखिए एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में 200, 250, 400 लोग हैं। ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं और काम कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि इट्स ए फ्लाइंग लैन। जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? ग्रेट। अच्छा लैन की जो पिक्चर है वो भी हमने शेयर की। अगर ऐसा देखें तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सर्वर है और ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू ये डिवाइस कनेक्टेड है सर्वर से, इसे हब या स्विच कह लें, और इससे फिर आपके बाकी वर्क स्टेशंस, कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं। तो ये आपका एक लैन है और बड़ा कॉमन सेटअप है आजकल हर इदारे के अंदर। जी लैन पे कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके ग्रेट। अच्छा जी, अब आपके पास मैन का दौर आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क याद रखने का आसान तरीका है कि जो मेट्रोपॉलिटन है उसका मतलब होता है शहर। तो आपके पास सिटी एरिया नेटवर्क्स आ गए, ऐसे नेटवर्क्स आ गए जो पूरे के पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। ठीक, आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी है, उसके 4 ऑफिसेस हैं शहर में, तो उसने चारों ऑफिसेस को कनेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। जी ये बात समझ आती है? जी somebody raised hands, फरमाइए। सर ये एक बार रिपीट कर दें प्लीज। आपके पास मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या क्या है? सिटी। सिटी। तो क्या ये मुमकिन है कि आपके पास शहर में 4-5 ऑफिसेस हों एक कंपनी के? यस नो? जी सर। Yes, sir. तो अगर वो 4-5 ऑफिसेस को उन्होंने कनेक्ट कर लिया तो ये उनका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके ग्रेट। अच्छा ये पिक्चर अभी आप देखें तो इसमें यही है सर। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लैन में क्या फर्क है? चीज तो एक ही लग रही है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, दोबारा बोलें। सर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है मैन और लैन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है यार। लैन हमने कहा कि एक कमरे में, एक बिल्डिंग में या फ्यू किलोमीटर्स तक है। ठीक है, और मैन के लिए मैंने कई दफा आपसे कहा कि मैन मीन सिटी, एक शहर। एक शहर में हो और एक कराची यूनिवर्सिटी कैंपस और लाहौर कैंप यूनिवर्सिटी या क्या, इसमें फर्क तो है, वो एक छोटी जगह है।
और मैंने खास तौर पे आपसे एक पॉइंट पे कई दफा इंसिस्ट किया कि लैन में सिंगल साइट, सारे के सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह पर हैं। ठीक, मुझे अगर ठीक है बड़ी सी जगह है, लेकिन शहर तो नहीं है ना। आप शहर कह रहे हैं तो शहर के लिए मैंने कई दफा आपसे कहा कि आप एक शहर है, उसके अंदर आपके 4 ऑफिसेज हैं, एक शहर के एक कोने में, एक दूसरे कोने में, एक तीसरे कोने में, एक चौथे कोने में, ठीक, और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया आपने। तो दिस इज मैन। तो डिफरेंस समझ आता है? जी समझ आती है। ग्रेट। अच्छा जी, तो ये मैन है विच इज कनेक्टिंग शहर के अंदर आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स। अच्छा, अब मैन कैन बी प्राइवेट, मैन कैन बी पब्लिक। आसान सी चीज है। प्राइवेट का मतलब ये है, पहली लाइन ये पढ़ लें और याद रखें, दिस इज प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है इट इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, मेरे शहर में 5 ऑफिसेज हैं, मैंने एक अपना मैन क्रिएट कर लिया है, चूंकि ये मैंने ही क्रिएट किया है, मैं ही इसे यूज करता हूँ, तो ये एक प्राइवेट मैन है। ठीक, ये बात समझ आती है? यस सर। ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर पुलिस की एग्जांपल भी दी हुई है। कराची में पुलिस के थाने हैं, वो कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट मैन है। क्यों प्राइवेट मैन है? बिकॉज इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कराची पुलिस। ठीक, चूंकि खास इदारे का है और इदारे ही इसको यूज कर रहा है, तो ये फिर उसका जो भी चीज आपकी अपनी होती है वो प्राइवेट होती है। ठीक, तो ये प्राइवेट मैन है जी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? सर जनाब जी सर। सर ये थोड़ा सा जरा दोबारा रिपीट कर दे। स्टार्टिंग से मेरा नेट प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं समझ पाया लैन से। LAN इज बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक इदारे ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया जो कि एक छोटी सी जगह में, छोटी सी जगह का मतलब एक कमरा, एक बिल्डिंग या फ्यू किलोमीटर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ये उसका LAN है। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के LAN यकीनन थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज कई किलोमीटर्स पे फैली हुई होती हैं। ठीक, ये LAN है। फिर हम बात कर रहे थे मैन की, और मैन का ये मैंने कई दफा इंसिस्ट किया कि मैन मीन्स सिटी। तो आपका एक सिटी एरिया नेटवर्क जो है, जो पूरे शहर में फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिर हम ये बात कर रहे थे कि ये जो मैन है ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। और प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अगर एक चीज मेरी है और मैं ही उसको इस्तेमाल करता हूँ तो दैट इज प्राइवेट। ठीक, तो फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल एजेंसी है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसने शहर के अंदर 4 ऑफिस बनाए हुए हैं, तो ये उसका प्राइवेट मैन है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जी, इज इट क्लियर? यस सर। राइट। अच्छा जी, अब पब्लिक मैन इज अगेन सिंपल। जो पब्लिक का मतलब है, इसका मतलब है कि इसको कई लोग यूज कर सकेंगे। तो पब्लिक मैन is owned by a single or several organization, but could be used by any individual or any organization. ठीक, इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो ATM नेटवर्क है। पाकिस्तान में तकरीबन 8000 ATMs हैं और ये 40 बैंकों ने मिलकर एक सेटअप बनाया है, और ये एक पब्लिक मैन है बिकॉज इट इज ओन्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन इसको ऑपरेट कोई भी कर सकता है, कोई भी जाकर इस पर अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। यही एग्जांपल आप याद रखें ATM नेटवर्क की। ठीक जी, ये बात समझ आ गई? सर यहाँ पे प्राइवेट में तो सर आपने पुलिस स्टेशन की हमें दे दी एग्जांपल। अगर हम उसी को हम पब्लिक में लेके आए तो सर उसमें फिर कौन से हम लेंगे कि पब्लिक मैन कौन सा? क्योंकि एक चीज के दोनों रुख होंगे ना, अगर पुलिस प्राइवेट ऐसा भी और कर दे, पब्लिक भी। सुन ले, अगर पुलिस ऐसा कर दे कि ये नेटवर्क जो है कोई भी शहरी एक्सेस कर सकता है, पुलिस का नेटवर्क है, कोई भी शहरी एक्सेस कर सकता है और उसको एक्सेस करके वो अपनी जो भी कंप्लेन है वो डाल सकता है, तो देन इट विल बिकम पब्लिक मैन। जी ठीक हो गया। ठीक है जी सर, थैंक यू। ग्रेट।
अच्छा, फिर आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि अब आप शहरों से आगे चले जाएं, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं 2 शहरों को कनेक्ट करने की, अब बात कर रहे हैं 2 कंट्रीज को कनेक्ट करने की, या 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने की, तो ये बन जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज नाउ आप बहुत बड़े एरिया पे फैल गए हैं। जी, 2 लोगों ने हाथ उठाया जनाब, क्या मसला है बताइए। जी, क्या मसला नमान और मुस्कान? सर यही कहना था कि मुझे अनम्यूट कर दे, वो म्यूटेड था ना। ठीक है, हो गया हो गया। अच्छा जी, तो वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास शहरों को कनेक्ट करें या मुल्कों को कनेक्ट करें या कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करें, और जाहिर है कि अब इसके अंदर बहुत सारी आपके पास चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, टेलीफोन लाइंस यूज़ हो रही होंगी, माइक्रोवेव यूज़ हो रहे होंगे, सैटेलाइट यूज़ हो रहे होंगे, ठीक। ये बहुत बड़ा नेटवर्क आपके पास बन जाएगा, ठीक। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क में भी आपके पास 2 पॉसिबल, बल्कि ये पिक्चर देखें आप पहले, तो दिस एक्सप्लेन्स द आइडिया कि वाइड एरिया नेटवर्क है और प्लैनेट पर डिफरेंट मुल्क और डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो है वो कनेक्ट हुए हुए। जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब वैन भी 2 किस्म के हो सकते हैं, एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन्स। याद रखने का आसान तरीका ये है कि आपको याद है कि मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो भी 2 थे, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि प्राइवेट मैन क्या होता है? जी, प्राइवेट मैन क्या होता है? सर जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करे। जी, उन्होंने बनाया और वही उसे यूज कर रहे हैं। ये जरूरी है कि हम ये कहें कि उन्होंने बनाया वही यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पब्लिक मैन क्या होगा? सर पब्लिक जो कि उसी की जो एक डीवी चीज है, लेकिन वो बाकी यूज कर रहे हैं अपने रेगुलर यूज के लिए, जैसे एटीएम करने मिसाल दी। ठीक है, एक इदारे ने बनाया या कई इदारों ने बनाया, लेकिन इस पे जनरल पब्लिक का एक्सेस है। हाँ जी, तो वो पब्लिक मैन है। यही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर भी है। जो एंटरप्राइज मैन है ना, वो एक इदारे ने बनाया है। सर माइक म्यूट करवा दें, आवाज नहीं आ रही। इससे कोई ताल्लुक नहीं है यार, आवाज अगर नहीं आ रही है तो मुझे खैर किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और आई अप्रिशिएट के लोग जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। मुझे तो वैसे कोई आवाज नहीं आ रही है किसी की तरफ से। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, एंटरप्राइज वैन क्या है? एंटरप्राइज वैन जो है एक बड़ा इदारा जो कई शहरों में या कई मुल्कों में फैला हुआ है, उसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है और वो उसको यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एंटरप्राइज वैन। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कई एयरलाइंस हैं, कई बैंक्स हैं, वो दुनिया के कई मुल्कों में फैले हुए हैं और उनका अपना एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं वो। तो चूंकि ये इनका अपना नेटवर्क है और यही से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एंटरप्राइज वैन है। जी, बात समझ आती है? यस सर। ग्रेट। अच्छा, ग्लोबल वैन का मतलब ये है कि इसे किसी एक इदारे ने या कई इदारों ने बनाया होगा, लेकिन कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। और ग्लोबल वैन की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंटरनेट, जो कुछ इदारों ने मिलकर बनाया है, लेकिन एनीबॉडी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक, तो ये है आपके पास एक ग्लोबल वैन जो एक या कई इदारों ने मिलकर बनाया है और इट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूज्ड बाय एनीवन। जी, ये बात समझ आती है? एवरीवन? सर यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है अमेरिका ऑनलाइन और कंप्यूटर, ये क्या है? These were the networks जो कि एक ज़माने में अमेरिका में खासे पॉपुलर थे। अमेरिका ऑनलाइन का भी है, कॉम्पिसर्व भी एक सर्विस है। ठीक, तो थोड़ा लेस वेल नोन टू पीपल इन पाकिस्तान,
but I'm sure internet is very well known to everyone. ठीक है जी, और आपको पता है कि कुछ इदारों ने मिलकर बनाया है ये और हम सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखें इंटरनेट वाली को। ठीक है, अच्छा जी, somebody raised hand जी, जिले कोई क्वेश्चन है आपका? जी जिले, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सर मैं ना नेट मेरा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सिर्फ इंटरप्राइज वैन से सर प्लीज अगेन कर दे, थोड़ा सा बस रिपीट कर दें। देखिए प्राइवेट, जब बात कर रहे थे मैन की तो हमने बात की थी प्राइवेट मैन एंड पब्लिक मैन की, वो याद है आपको? जी सर याद है वो। बस वही कॉन्सेप्ट है। अब वैन का मतलब ये है कि वैन इज स्प्रेड ऑन अ बिग एरिया, डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं, आप डिफरेंट मुल्कों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब ऐसे इदारे हैं जो डिफरेंट शहरों में है, डिफरेंट मुल्कों में है, वो अगर अपना वैन बनाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एंटरप्राइज वैन, ये उनका प्राइवेट नेटवर्क है। और इसी तरह से आपके पास ग्लोबल वैन का मतलब है ये किसी एक इदारे ने या कई इदारे ने मिलकर बनाया है और उसको यूज कर रही है जनरल पब्लिक। और उसकी सबसे उम्दा मिसाल इंटरनेट है कि जो कई इदारों ने मिलकर बनाया है और हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसे हम ग्लोबल वैन कहेंगे क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है जी? जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। ग्रेट। अच्छा, ये एक अच्छा सा टेबल है दैट क्विकली tells us the differences. जी मुस्कान, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आपने हाथ उठाया। सर स्टार्ट से रिपीट कर दें थोड़ा, लेक्चर मीटिंग नॉट वैलिड हो रही है इस वजह से। स्टार्ट से रिपीट कर दूं? ये तो जुल्म हो जाएगा। सर टेबल करने लगे हैं तो वहां से देख लो। स्टार्ट से रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ a lot of people। ये बात काम करें, यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करें आगे से, यहीं से सर एंड पे थोड़ा। अस्सलाम जी वालेकुम। अच्छा जी, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN। तो LAN छोटे एरिया पे, हमने कहा था सिंगल साइट है, एक ही जगह पे एक ही एरिया के अंदर सारे कंप्यूटर हैं, जबकि WAN जो है वो एक बड़ा नेटवर्क है, मल्टीपल साइट, डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मुल्कों में। और LAN का सर्वर यकीनन छोटा होगा, WAN का सर्वर यकीनन बड़ा होगा, पावरफुल होगा। LAN पे चंद यूजर होंगे, 10, 20, 50, 100, 200। WAN पे हजारों यूजर हो सकते हैं। LAN में आमतौर से आप अपने केबल्स बिछाएंगे, उन्हीं के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे, जबकि WAN में कोई भी अपने केबल नहीं बिछाएगा। फॉर एग्जांपल, अब अगर एक बैंक है तो वो अपने केबल थोड़ी बिछाएगा कराची से लेकर लाहौर तक। तो दे विल नॉर्मली रिलाई ऑन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, जो कि PTC से या किसी सेल्युलर कंपनी से वो ले लेंगे और उसके थ्रू अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हमने कहा LAN जो है प्राइवेट होते हैं और WAN मोस्टली पब्लिक होते हैं, लेकिन प्राइवेट भी हो सकते हैं, एक इदारा अपना WAN बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर WANs जो है वो पब्लिक होते हैं। और एक आखिरी पॉइंट अच्छा सा ये है कि थ्रू WAN वी कैन कनेक्ट द LANs। देखिए ना, एक मुमकिन है कि एक इदारा है जिसके पूरे मुल्क में ऑफिस हैं, हर शहर में ऑफिस है। ठीक है, पाकिस्तान के 1000 शहरों में उनका ऑफिस है और हर शहर में उनका एक LAN चल रहा है, हर शहर में उनका एक LAN चल रहा है। और ये जो LAN है, ये सारे के सारे LANs कनेक्ट हुए हैं थ्रू WAN। तो ये मुमकिन है कि LANs can be used, LANs can be connected through WAN। जी, ये बात समझ आती है? सर रिपीट कर दें सर, हमें क्लास का पता नहीं था आपकी कि आपकी आज क्लास है। सर ये क्लास आप आज की जी वैसी थी आपकी क्लास आज, या ये सिर्फ आज के लिए? यार आपका टाइम टेबल जो है ना, इट्स नाउ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 2:30 to 4:30। ठीक है यस सर, हमें पता नहीं था क्लास का, हम सबने शायद पुराना शेड्यूल है। जनाब।
होस्ट एंड को होस्ट प्लीज देख लें, इश्यूज आ रहे हैं कुछ अजीब गरीब किस्म के, थोड़ा सा अपडेशन का इशू आ रहा है, एंड डेफिनेटली गोइंग बैक एंड रिपीटिंग ऑल, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे इसको यार। आई थिंक अब ये थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग का सहारा लेना पड़ेगा। दिस रिकॉर्डिंग इज शेयर्ड विद यू पीपल। हेलो, यस ये रिकॉर्डिंग शेयर होती है आप लोगों के साथ? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अगर ये शेयर नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं कह रहा हूँ शेयर होती है आपके साथ, ये नहीं होती? जी बिल्कुल सर, शेयर होती है। ठीक है, तो फिर अगर कोई आप उस रिकॉर्डिंग से थोड़ा फायदा उठाइएगा, और जहाँ इशू हो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सर रिजॉल्व। जी फरमाइए। इज वैन इज बेटर देन लैन और लैन इज बेटर देन वैन? आप अच्छे हैं या आपके अब्बाजान अच्छे हैं, ये बताएं। सर ये तो दोनों चीजें तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कि आप ये बताएं कि आप अच्छे हैं या आपके अब्बाजान अच्छे हैं। वो सीरियस क्वेश्चन कर दिया आपने। सर तो दिल पे ले गए। दिल पे नहीं ले गया हूँ, मैं आप पे ले गया हूँ भाई। बात ये है कि आपके अब्बाजान का अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है और आपका अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप अच्छे हैं वो अच्छे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि लैन एक छोटे एरिया का नेटवर्क है, एक इदारे के अंदर एक जगह पे 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर्स हैं, वहां पर वो इस्तेमाल हो रहा है। वैन अगर आपका इदारा बहुत बड़ा है और कई शहरों में मुल्कों में फैला हुआ है तो वहां वैन यूज होगा। अब मैं कैसे कह दूं कि लैन अच्छा है या वैन अच्छा है? मैं कहूंगा कि अगर आप एक छोटे से जगह पे बैठे हुए हैं 10-20 कंप्यूटर लेके तो आप लैन लगाएंगे, और अगर आप पूरी दुनिया में फैले हुए तो वैन लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर छोटा मोटा काम करना है तो आप करेंगे, बड़ा काम करना है तो आपके बचान करेंगे क्योंकि बड़े आदमी है वो, उनके पास ज्यादा एक्सपोजर है, नॉलेज है। ठीक, तो हमें ये देखना है कि जरूरत किस चीज की है। क्या आपके अब्बाजान को इन्वॉल्व होने की जरूरत है? यस, यकीनन अगर बड़ा काम है तो उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत है, छोटा काम है तो आप। ठीक, इसीलिए अगर कोई छोटा नेटवर्क है तो उसके लिए आपको छोटी जगह पे एक नेटवर्क चाहिए, एक ही जगह पे, तो लैन लगाएं। अगर आप मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए हैं तो फिर वैन लगाएं। जी, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल अच्छी थी सर। अच्छी थी, चले तो मैं दिल पे लगी है वापस। अच्छा, ये पिक्चर देखें आप, ये देख रहे हैं, ये बड़ा नेटवर्क है और आप देख रहे हैं कि एक यूजर है वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये एक लैन 1 चल रहा है एक जगह पे, ये कोई दूसरा लैन चल रहा है, ठीक। और ये लैन्स जो है हमने वैन्स के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक। और मैंने अभी आपको ये पॉइंट भी ऊपर दिखाया कि हो सकता है यूं समझें, चले आईसी में भी जो है डिफरेंट शहरों में है, हर शहर में उनका एक लैन चल रहा है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि हमारे ये सारे लैन्स जो हैं आपस में कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए वो सहारा लेंगे किसका? वैन का। सर ये ज्यादा सारे लैन और मैन मिलके एक वैन बन सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ज्यादा सारे लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलके एक वाइड। दोबारा बोलें। मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा सारे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपने सारे लैन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, मैन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, तो एक वैन ही बन जाएगा। टेक्निकली आप देखें ना, इंटरनेट पे यही हुआ है। मैंने अपना कंप्यूटर लगा दिया नेट पे, आपने अपना लगा दिया, एक इदारे ने अपना लगा दिया, दूसरे इदारे ने अपना लगा दिया, तो वो सारे के सारे, जब आप वैन कहते हैं तो वैन के अंदर आपके पास हर किस्म की चीज है, उस पे लैन्स भी कनेक्टेड हैं, उस पे मैन्स भी कनेक्टेड हैं। गुड। और ये ब्रिज और राउटर इसमें क्या फंक्शंस? अच्छा, ब्रिज, राउटर और ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये आपके स्कोप में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। ब्रिज, राउटर और आपके पास लैन कार्ड्स, मॉडेम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। गेटवेज होते हैं, वो सारे आपके स्कोप में नहीं है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस। बट यस, व्हेन यू आर एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क तो आपको रिलाई करना पड़ता है, लैन कार्ड्स भी चाहिए होते हैं। तो ये इसका जो मर्ज करके बनाया जाता है, जो नेटवर्क बनाया जाता है, फिर उसको मर्जिंग शेप में क्या कहा जाएगा? क्या कह रहे हैं, दोबारा क्या है? इस तरह लैन एंड मैन को मर्ज करके वैन बनाया जाएगा, तो फिर उसको मर्ज शेप में क्या कह सकते हैं? वैन ही है ना, वो वैन ही, उसके अंदर बहुत सारे लैन्स हैं, ठीक है।
एक वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर मैन भी है, उसके अंदर लैंस भी है, उसको वैन ही कहेंगे हम। उसकी बेहतरीन एग्जांपल आप देख लें, इंटरनेट है, इंटरनेट में मैं भी कनेक्टेड हूँ, आप भी कनेक्टेड हैं, ठीक, सिंगल यूजर कनेक्टेड है, और बहुत बड़े बड़े इदारे भी कनेक्टेड हैं, ऐसे इदारे भी कनेक्टेड हैं एक ही शहर में, ऐसे इदारे भी हैं जो कई शहरों में है, ठीक। तो वो वैन बन जाएगा, बहुत सारे लैंस मैंस मिला कर ना, इट विल बी अ वैन। जी, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि नेटवर्क हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। कुछ कॉमन नेटवर्क्स का जिक्र मैंने किया, 11 नेटवर्क्स, इनमें से कुछ अब ख़त्म भी हो रहे हैं, हो गए हैं। Let us see these 11 networks right from radio networks to extranets. तो डायरेक्ट तफसील पे आ जाता है। रेडियो नेटवर्क, तो अब सबको पता है रेडियो नेटवर्क फैला हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में कितने रेडियो नेटवर्क्स हैं? रेडियो सुनते होंगे सब लोग, कितने हैं जी? एनीवन? सर ये 100s लिखे हुए हैं। हाँ, मैंने 100 लिखे हैं, इसलिए तो पूछा है, क्योंकि लोग इससे डिसएग्री करते हैं। लोग कहते हैं जी वो FM 100 है, और पता नहीं 101 है, और पता नहीं 107 है, और क्या है, ऐसा ही है ना? यस सर। सर वो तो सर पुरानी बातें सर, हमें क्या पता होंगी। पुरानी बात है, FM 100, FM 101 और 107, ये पुरानी बात है, तो आजकल की बात है। मैं भी सर पता नहीं, असल सर हमें नहीं ये पता। कि देखिए कुछ नेटवर्क्स हैं पूरे मुल्क में चल रहे हैं, लोग उन्हीं को बात करते हैं, 5-6 नेटवर्क्स हैं। लेकिन अगर आपको ये भी अंदाजा होगा कि रेडियो नेटवर्क्स में भी आपके पास सिटी एरिया नेटवर्क्स आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे रेडियो नेटवर्क हैं जो सिर्फ कराची में चल रहे हैं, जो सिर्फ लाहौर में चल रहे हैं, ठीक। और सर हमारे पास ही कम से कम 12-13 नेटवर्क तो यहीं पे कराची के अंदर ही होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से दूसरी जगहों का हमें पता नहीं है। बिल्कुल, कराची में उठाए, लाहौर में उठाए, हर जगह पे उठाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स। अब तो यार यूनिवर्सिटीज ने अपने रेडियो नेटवर्क बनाए हैं जो उसी यूनिवर्सिटी एरिया में चल रहे हैं, ठीक है। ये हंड्रेड्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। सही है। आपके पास पहले जो रेडियो नेटवर्क थे वो AM पे चलते थे, और उसकी ज़्यादा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, और आजकल आपके पास FM है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो उस पर रेडियो क्वालिटी, आपकी जो वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट स्टीरियो क्वालिटी आपको मिलती है। तो इसीलिए जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि रेडियो चल रहा है या CD चल रही है, ठीक। तो आपके पास रेडियो नेटवर्क्स बहुत सारे हैं। अच्छा, पर TV नेटवर्क्स भी समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, और एक ज़माने में सिर्फ आपके पास PTV था, ठीक है, और आज आपके पास हज़ारों चैनल्स हैं पूरी दुनिया में, और सैकड़ों चैनल्स आपके पास पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, बल्कि अपने ही हमारे कुछ 100 चैनल्स तो अपने ही हैं, प्लस फिर बाहर से भी आ रहे हैं, तो 400-500 चैनल्स तो बड़ी आसानी से पाकिस्तानीज़ आर एंजॉयिंग, ठीक है। फिर आपके पास एक चीज़ है विच इज कॉल्ड PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अच्छा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क को समझने का आसान तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में जो वाहिद PSTN था वो था PTCL, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का जो नेटवर्क था वो टेक्निकली स्पीकिंग कहलाता है PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, कि उसमें मैं फ़ोन उठा के कॉल कर लूँ, आप उठा के कॉल कर लें, ठीक। तो ये PSTN कहलाता था। फिर ये कि अब PTC के साथ साथ और भी बहुत सारे आ गए हैं। मोस्ट पॉपुलर आपके पास वर्ल्ड कॉल है, उन्होंने भी अपना PSTN बना लिया है, स्टॉर्म फाइबर भी अपना PSTN बना रहा है, तो अब कई PSTN हो गए, और आपने देखा होगा कई घरों पे वर्ल्ड कॉल का फ़ोन लगा हुआ है, ठीक है, स्टॉर्म फाइबर के भी फ़ोन्स आ रहे हैं। और सारी ये एक बड़ा नेटवर्क होता है PSTN, इसके अंदर आपके पास केबल्स भी हैं, फाइबर ऑप्टिक है, सैटेलाइट है, माइक्रोवेव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों से मिलकर ये नेटवर्क बन रहा है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, चीज़ें क्लियर है? ओके सर। जी एवरीवन, कम से कम Yes, दो sir, लोग तो clear है। रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है। यस सर, क्लियर है। चले, ग्रेट।
अब आपके पास एक और जो नेटवर्क आप देख रहे हैं हर वक्त, और उसी नेटवर्क के थ्रू मेरा ख्याल है इस वक्त सारे लोग कनेक्टेड भी हैं, दैट इज द सेल्यूलर नेटवर्क। ठीक है जी, तो सेल फोन सभी के पास है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात यह है कि सेल फोन जो है वो रेडियो वेव्स पे काम करता है, ठीक, और आप कनेक्ट होते हैं RBS से, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। और आप कहते हैं ना सिग्नल आ रहा है या सिग्नल नहीं आ रहा, पता नहीं मैं रेंज में हूँ या नहीं हूँ, तो एक्चुअली जिसकी रेंज में आप होते हैं वो RBS होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ठीक है, उससे आप कनेक्टेड होते हैं, तो आपका सिग्नल आ रहा होता है, सिग्नल आ रहा होता है तो फिर कॉल आ भी सकती है, जा भी सकती है। ठीक, अब इसमें कितनी सारी सर्विसेज हैं वो आपको पता है। जस्ट रिमाइंड यू क्विकली कुछ चीजें। SMS सबको पता है, MMS भी पता है, ठीक है। VVS का पता है आप लोगों को? नो सर। जी, व्हाट इज VVS? वॉइस वाया SMS। हमारे मुल्क में, जी मुस्कान क्या सवाल है आपका? जी मुस्कान जी क्वेश्चन, जी बोले। सर क्वेश्चन नहीं है, वॉइस भी है, SMS पूछा था ना आपने, ये डिफाइन करो। अच्छा, तो VVS जो है ना वो आपके पास वॉइस वाया SMS, और ये सबने देखा हुआ है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना बोलो SMS या आवाज SMS। डिफरेंट सेलुलर कंपनीज डिफरेंट यूज करती थी इसके लिए। या इसको आप ये भी समझे, आजकल जो आप WhatsApp के ऊपर वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, दैट इज काइंड ऑफ थिंग वॉइस वाया SMS। ठीक है, बाकी सेलुलर नेटवर्क पे आपके पास इंटरनेट भी है और TV भी है, और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी आ रही हैं। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज का मतलब ये है कि जहां आप होंगे वहां पर, जैसे बहुत आजकल लोकेशन बेस्ड सर्विस बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आप किसी स्टोर के पास हैं तो स्टोर को पता चल जाएगा कि आप पास में हैं, तो वो आपका एक मैसेज आ जाएगा कि आप यहाँ पास में हैं, तो आप चाहें तो स्टोर विजिट कर लें। ठीक, और उसमें ये भी है कि आप लोगों को भी सर्च कर सकते हैं। आई थिंक यूफोन ने सर्विस दी थी कि अपनी फैमिली की अगर आप इसमें सेटिंग्स वगैरह डाल दें तो आपकी फैमिली कहाँ है इस वक्त, कौन सा बंदा कहाँ है, उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आजकल वेब पे भी पड़ी हुई हैं कि वो आप अपने बच्चों के फ़ोन में इंस्टॉल कर दें, तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर है। ठीक, तो ट्रैकिंग के लिए तो ये सेलुलर नेटवर्क इज क्वाइट कॉमन। पाकिस्तान में आपके पास कितने नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान में? एनीवन? तकरीबन 5। तकरीबन 5 का क्या मतलब है? 5 होंगे या 6 होंगे या 4 होंगे? सर 4 तकरीबन 5 के, पौने 5 के, कौन कौन से हैं? सर वारिद, जैस, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग। जबरदस्त। तो कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हैं, लेकिन वो जैज और वारिद मर्ज हो गए तो वो एक ही हो गया ना, फिर 4 हो गए। चलो ठीक है, 4 हो गए, बट ठीक है। सर ये जो वॉइस VM SMS आपने बताया है सर, इसमें कि वो तो नहीं आएगा वो जो हमें वो एक देता है, अपने पास ऑप्शन देता है कि आप बोलें, आपका मैसेज लिखा जाए गूगल पे, सर ये वो तो नहीं? नहीं वो नहीं है, आपका मैसेज जाता ही वॉइस की शक्ल में। आपको मैंने कभी आई थिंक टेलीनॉर कहता था आवाज SMS की, उसकी एक सर्विस थी आवाज SMS, और मोबाइलिंग का शायद था बोलो SMS। ठीक है ना, तो आप बोलते थे, वो रिकॉर्ड करके आपकी वॉइस को भेज देता था एज SMS। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है जी। जी अच्छा, पाकिस्तान में कुछ और नेटवर्क्स भी हैं, अब उसके डिटेल्स में जाना फजूल है। CDMA नेटवर्क भी है, तो वो भी सेलुलर नेटवर्क्स ही होते हैं। ठीक है, खैर लेट अस टॉक अबाउट टेलेक्स। अच्छा, टेलेक्स की सर्विस जो है ना 1930 से आपके पास है। टेलेक्स जी, ये somebody's dialing number. So basically it was a teleprinter. अच्छा, मैं ICMA से बात कर रहा हूँ। आपने विजिट किया था ना एडमिशन के लिए? अभी हमारे एडमिशन ओपन है
फॉल के लिए 15 जून लास्ट डेट है, उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो? हारिस ने कॉल की है। मैंने हारिस को बंद कर दिया। हारिस भाई अच्छा जी, टेलेक्स नेटवर्क आपके पास एक बहुत पुरानी चीज है और 1930 से, यानी आप समझे 90 साल, अब तो खाली खत्म ही हो गया। इसमें बेसिकली क्या होता था, आपके पास एक चीज होती थी टेलेक्स टर्मिनल। टेलेक्स टर्मिनल, और ये मैंने पिक्चर दी है टेलेक्स टर्मिनल की, अगर आप नोट करें ये लगा हुआ डायलर, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? जी कर्सर नजर आ रहा है? नजर आ रहा है जी जी सर आ रहा है। ये डायलर लगा हुआ है, इससे आप टेलीफोन नंबर डायल करते थे और डायल करने के बाद ये टाइपराइटर है, इस पे आप मैसेज टाइप करते थे। अच्छा मजे की बात है, जो मैसेज आप यहाँ टाइप करते थे वो यहाँ भी टाइप होता था और दूसरे टेलेक्स मशीन पे भी टाइप होता था, जिससे आप कनेक्ट हुए होते थे इस टेलीफोन लाइन के थ्रू। तो बेसिकली यूं समझ लें कि दो टाइपराइटर्स थे जो कनेक्ट करते थे हम टेलीफोन लाइन के थ्रू, और उसके बाद यहाँ से हम डायल, अब यहाँ से हम मैसेज टाइप करते थे, तो जो मैं यहाँ टाइप करता था वो वहां भी टाइप होता था, तो यूं मैसेज आपके पास चला जाता था। जी ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? यस सर ठीक है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब ये फजूल आइडिया है, आपके पास ईमेल है, एसएमएस है, तो ये आपके पास यूज नहीं होगा। अच्छा फिर एक और बड़ा नेटवर्क पॉपुलर हुआ था टेलीटेक्स्ट। इट वाज वेरी पॉपुलर बैक इन 90s। अब मेरा नहीं ख्याल कि आज ये चल रहा है कहीं। तो इस नेटवर्क में क्या था कि टेलीटेक्स्ट, इसमें सिर्फ टेक्स्ट जा सकता था, इसमें कोई पिक्चर्स नहीं जाती थी, ठीक, टेक्स्ट जा सकता था। और तरीका ये था कि आप अगर इस टेलीटेक्स्ट को यूज करना चाहते थे तो आपको चाहिए था एक टेक्स्ट डिकोडर। वो टेक्स्ट डिकोडर आप लगा लेते थे अपने टेलीविजन के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ, और फिर जो भी टेक्स्ट सर्विस थी उसको आप अवेल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जो एक बड़ी पॉपुलर सर्विस रही पाकिस्तान में बैक इन 90s, वो ये थी कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग हो रही है वो देख सकते थे अपने कंप्यूटर पे या अपने टेलीविजन पे। तो होता ये था कि स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा था लोगों के पास ये ठीक, सिर्फ उसमें मसला ये था कि ये यूनिडायरेक्शनल थी, वहां से जो डेटा आ रहा है उसे आप देख सकते थे, ठीक, इसमें कोई मल्टीमीडिया नहीं था, कोई ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स नहीं थी। तो ये सर्विस बड़ी पॉपुलर रही। फिर आपके पास ऐसे टेलीविजन्स आ गए थे जिसके अंदर टेक्स्ट डिकोडर बिल्ट इन था। हो सकता है अभी भी आपके पास टेलीविजन हो तो उसके रिमोट पे देखिएगा एक बटन होता है TXT, तो वो बटन जब आप दबाते हैं TXT तो आपका कंप्यूटर, आपका जो टेलीविजन था वो ग्राफिक्स से टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट हो जाता था। और दो बड़ी अच्छी सर्विसेज रही हैं दुनिया में। पाकिस्तान में PTV टेक्स्ट सर्विस थी, तो वो अगर आपके पास PTV टेक्स्ट सर्विस थी और टेक्स्ट डिकोडर लगा हुआ था, तो जैसे आप टेक्स्ट मोड में जाते थे तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती थी, वेदर की, स्टॉक एक्सचेंज की। और एक ज़माने में CNN टेक्स्ट भी बड़ा पॉपुलर था, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती थी, वो आप देख सकते थे। बट इसके लिए ज़रूरी था कि आपके पास टेक्स्ट डिकोडर हो, आपके टेलीविजन या कंप्यूटर के साथ लगा हुआ हो, फिर आप देख सकते थे। अच्छा कंप्यूटर पे अगर आप टेक्स्ट डिकोडर लगा के देखते थे तो एक और फ़ायदा था, वो ये कि फिर कंप्यूटर में आप उस डेटा को स्टोर भी कर सकते थे और प्रोसेस भी कर सकते थे, और अगर आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर हो तो आप उसे ग्राफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप टेलीविजन पे लेते थे तो सिर्फ उसे आप व्यू कर सकते थे। जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? इसे एक बार रिपीट कर दें सर जी। सर एक बार रिपीट कर दें। किस चीज को रिपीट कर दें? अभी ये जो सर अभी आपने बताया, ये सारा जो मैंने बताया इसको रिपीट कर दूं? सर फ्यू वर्ड में सर एक्सप्लेन कर दूं। ये सर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो वो बता दूं। ये सर नंबर 6 में बता रहा हूँ, ये भी आप टेलीटेक्स्ट नेटवर्क्स। नहीं ये पूरा बता दूं मैं आपको, ये कह रहे हैं आप? यस सर। जबरदस्त। ऐसा होता है ना कोई एक आध चीज मिस होती है।
भाई ये सिंपली एक टेक्स्ट सर्विस है, ठीक है। टेक्स्ट सर्विस का मतलब ये है कि इसमें ना ऑडियो आती है, ना ग्राफिक आती है, ना वीडियो आती है। आप अपने कंप्यूटर के साथ या अपने टेलीविजन के साथ टेक्स्ट डिकोडर मिलता था, वो लगा लें। उसके बाद जो सर्विस टेक्स्ट सर्विस है, जैसे मैंने बताया कि पीटीवी टेक्स्ट सर्विस थी, CNN टेक्स्ट सर्विस थी, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे आप देख सकते थे। दैट वाज द पर्पस। लेकिन अब ये चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई हुई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है जी। क्लियर होती है बात? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके अच्छा, फिर एक और देखिए, बहुत सारी सर्विसेज जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई, जैसे टेलेक्स डिसकंटिन्यू हो गया है, टेलीटेक्स डिसकंटिन्यू हो गया, वीडियो टेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ये भी डिसकंटिन्यू हो गया। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें क्या क्या रही हैं दुनिया में। BBS जो भी हम पढ़ेंगे ये भी डिसकंटिन्यू हो गया। वीडियो टेक्स्ट जरा एडवांस फॉर्म थी टेलीटेक्स्ट की, बिकॉज टेलीटेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट था। वीडियो टेक्स्ट में क्या था, इसमें वीडियो ग्राफिक्स भी आ सकती थी, ठीक। लेकिन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिडायरेक्शनल थी, आप रिसीव कर सकते थे, भेज नहीं सकते थे, और उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता था। लेकिन वीडियो टेक्स्ट में ये बाई डायरेक्शनल थी, 2 वे थी, ठीक। सर उसमें सर जी उसमें अगर रिसीव कर सकते हैं, भेज नहीं सकते, तो कोई Sorry? भेज रहा होगा तो कोई, आप कह रहे हैं उसमें सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, भेज नहीं सकते, तो कोई भेज रहा होगा तो रिसीव कर रहे हैं। सॉरी सर आप कह रहे हैं कि उसमें ना जो नंबर 5 वाला पॉइंट है उसमें सिर्फ हम रिसीव कर सकते हैं अपना मैसेज, सेंड नहीं कर सकते। तो कोई सेंड कर रहा होगा तो हमें रिसीव होगा ना। जी जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। जो आपके पास टेलीविजन आ रहा है तो कोई सेंड कर रहा है ना, आप रिसीव कर रहे हैं, क्या आप भेज सकते हैं कुछ वहां पर? आपके पास अगर खबरें आ रही हैं, कोई गाना आ रहा है, कोई ड्रामा आ रहा है, तो कैन यू सेंड समथिंग? ठीक है, देयर इज समबडी अ सेंडर, देयर इज समबडी अ सेंडर, कोई ना कोई सेंडर तो है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, जिसका मतलब है आप रिसीव भी कर सकते हैं और आप भेज भी सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस के लिए नहीं है कि जनरल पर्पस को सेंड नहीं कर सकता, एक आम आदमी सेंड नहीं कर सकता था टेलीटेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन वीडियो टेक्स्ट में आप सेंड भी कर सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टोर है, उसने वीडियो टेक्स्ट सर्विस रखी हुई है, तो आप क्या कर सकते थे, आप अपने कंप्यूटर को उस सुपर स्टोर के कंप्यूटर से कनेक्ट करें और आपसे रिक्वेस्ट कर सकते थे कि जी आपकी क्या प्रोडक्ट कैटलॉग है, मुझे आप दे दें। तो आपने रिक्वेस्ट की, भेजा, उन्होंने आपको कैटलॉग भेज दिया। आपने कैटलॉग में से चीज़ चूज की और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास ग्राफिक्स भी आ रही हैं, जा रही हैं, और आपके पास टेक्स्ट भी आ जा रहा है, और ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक। तो ये सर्विस थी, लेकिन ये बहुत पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन आजकल बहुत पॉपुलर है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ऐसा ही हो रहा है ना। अब उस स्टोर ने क्या किया हुआ, अपना एक सर्वर बना के इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया हुआ है, और आप उसके सर्वर से कनेक्ट होते हैं थ्रू इंटरनेट। जी ये बात समझ आ रही है? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ये आजकल आप इंटरनेट, इनफैक्ट इंटरनेट ने ये सारी सर्विसेज जो ना खत्म कर दी हैं, सब इंटरनेट पे टेक ओवर कर दी। अब एक जमाने में BBS भी बड़ी पॉपुलर सर्विस थी, लेकिन अब ये भी खत्म हो गई है। BBS में बेसिकली आप क्या करते थे, आप बेसिकली BBS को आप यूँ समझें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड था। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड से बहुत सारे नोटिस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक ज़माने में लोगों ने कार सेलिंग के लिए BBS बनाए हुए थे। तो एक नोटिस बोर्ड था, जिसने भी गाड़ी बेचनी है वो उस पर जाके अपना नोटिस पोस्ट कर देता था, ठीक है। तो सबने अपने नोटिस पोस्ट कर दिए। अब मैं अगर गाड़ी खरीदना चाहता हूँ तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसा BBS है जिसमें गाड़ियाँ की बाय एंड सेल होती है। तो मैं उस BBS से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करता था। एक एक लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है। मैं उस BBS से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करता था और वहाँ पर जितने मैसेजेस थे वो पढ़ लेता था, और फिर जो मुझे फैसला करना कर लेता था। यूनिवर्सिटीज़ ने अपने BBS बनाए हुए थे एक ज़माने में,
उस पर टाइम टेबल डाले हुए हैं या जितने भी नोटिस हैं वो डाले हुए हैं, तो स्टूडेंट्स अपने घरों से, घर के कंप्यूटर से उस BBS से कनेक्ट होते थे और जो भी न्यूज़ है वो डाउनलोड कर ली या पढ़ ली। ठीक, तो ये आपके पास BBS था। लेकिन अब अगेन BBS इसलिए ख़त्म हो गया है कि हर इदारे ने अपनी वेबसाइट बना ली हुई, तो अब उसने जो भी इंफॉर्मेशन डालनी होती है वो किस पर डाल देते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो लोग उस वेबसाइट पे जाके पढ़ लेते हैं। जी एवरीवन? यस सर, क्लियर है। जी, कोई एक आध और आवाज भी आनी चाहिए। सर इसमें ना सर थोड़ा सा मसला आ रहा है सर, ये क्या ऑनलाइन चीज है क्या है ये? ऑनलाइन चीज ही होगी ना, जब नेटवर्क है तो ऑनलाइन ही होगी ना, क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड है। आप अपना ICMA का आके नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं, ऑफिस में आके नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आके। ये इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड है, जैसे ICMA ने एक BBS बना ली, आप घर से बैठ के उसको देख सकते हैं अपने सेल फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, जो भी नोटिस पढ़ लें आप। ठीक जी, ठीक है। स्पेशल सेटअप था, लेकिन अब ये खत्म हो गया इसलिए कि वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक हो गया, राइट। अच्छा जी, फिर आपके पास इंटरनेट आ गया और इस इंटरनेट ने ही असल में सारी चीज़ों को पीछे उड़ा दिया। अब हर चीज़ जो है ना इस इंटरनेशनल नेटवर्क पे आ गई है। इस नेटवर्क पे आपके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं। ठीक, और इसको आप कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। पीछे अभी जो बात हो रही थी ना कि वो हम लैन मिला दें, वैन मिला दें, क्या मिला दें, सब कुछ मिला दें तो इट बिकम्स इंटरनेट। ठीक है जी, एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। सब इसको यूज कर रहे हैं, तो आई डोंट नीड टू से मच। इस पे आपके पास बिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एनी टॉपिक अंडर द सन, कुछ भी आप कहें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, अरबों वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे आप जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, ये चीज समझ आती है? यस सर। अब आपके पास जो अगली चीज है दैट इज इंट्रानेट, और अगली चीज है एक्स्ट्रानेट। तो पहले इस लफ्ज को क्लियर कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज वो बाद में फिर लोग को लगता है कि हमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आई ऑलवेज हाईलाइट, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन कंपनी, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है, एक्स्ट्रा का मतलब है ग्लोबली, आउटसाइड। जी, somebody raised hand. Any questions? जी, किसी ने हाथ उठाया अभी? ओके, देखिए अब क्या है, क्या जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको भी, मैंने क्या कहा, आपको पता भी है कि इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती हैं। इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती हैं, हर कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, मैं उस वेबसाइट को, अच्छा वो वेबसाइट जो है उस कंपनी के सर्वर में पड़ी हुई है। एक एक लफ्ज को जरा साथ रखिएगा, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन होगी। तो हर कंपनी की वेबसाइट है, वो वेबसाइट उसके सर्वर में है, और मैं अपने कंप्यूटर में यूजिंग ए ब्राउजर, मैं अपने कंप्यूटर में यूजिंग ए ब्राउजर उस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ और वेबसाइट मेरे पास स्क्रीन पर आ जाती है। ऐसा ही है? जी एवरीवन? जी सर, ठीक है, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पे चीजें पड़ी हैं वेबसाइट में, और मैं जो है उस ब्राउजर को की मदद से वहां पर जा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन इंटरनेट तो पब्लिक के लिए है, इंटरनेट तो जनरल पब्लिक के लिए है। अब हुआ यह है कि कंपनीज ने सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के लिए एक इंटरनेट बना लिया है। बी केयरफुल, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक इंटरनेट बना लिया है। ठीक, तो उस पे उन्होंने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे हैं वेबसाइट की शक्ल में, और सारी एप्लीकेशंस भी चलती हैं वेबसाइट की शक्ल में। तमाम यूजर्स जो कंपनी के हैं
वो उन वेबसाइट्स को, डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं यूजिंग ब्राउजर्स, ठीक। यानी ये एक इंटरनल नेटवर्क है, कंपनी के एम्प्लॉयज उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑपरेटिंग स्टाइल एग्जैक्टली इंटरनेट जैसा है। जैसे इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसे एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए, तो बिल्कुल उसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है, जो आपने अपनी कंपनी में लगा लिया है, और इससे एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट। जी एवरीवन, क्या ये बात समझ आती है? ये सर ठीक है, ये क्लियर है कि आपने सर क्लियर है अपना एक इंटरनेट बना लिया है, स्टाइल बिल्कुल इंटरनेट जैसा है, लेकिन ये अवेलेबल है और यूजेबल है बाय ओनली कंपनी एम्प्लॉइज, ठीक है। तो एम्प्लॉइज इसको बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की शक्ल की तरह से है, ब्राउजर्स हैं, सर्च इंजन्स हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक इंटरनल नेटवर्क है, इसीलिए ये इंट्रानेट कहलाता है। सिक्योरिटी के लिए होता है ये? सॉरी, सिक्योरिटी के लिए होता है ज़्यादा? नहीं, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि इंटरनेट सबको चलाना आता है। तो अगर आप इंटरनेट जैसा ही स्टाइल अपनी कंपनी में रख लेंगे तो आपको लोगों को ट्रेनिंग वगैरह नहीं देनी पड़ेगी ज़्यादा, और बड़ी आसानी से चीज़ें चल जाएंगी। एंड डेफिनेटली इसमें आपको सिक्योरिटी फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं। सर बैंक वगैरह यूज़ करते हैं ना उसमें? सब आजकल जितने बड़े बड़े इदारे हैं उन्होंने अपने इंट्रानेट बना लिए हुए हैं, ठीक है। और आप जाके देखें उनके जो लोग एप्लीकेशंस चला रहे होते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली लग रहा है कि इंटरनेट चल रहा है उनके सामने, लेकिन वो इंटरनेट नहीं होता, वो इंट्रानेट होता है। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, अब इंट्रा का मतलब विदिन है, तो एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड। तो अब आप ये देखें, ऐसा हो सकता है कि मैंने अपना एक इंट्रानेट बनाया हुआ है जो मेरे कंपनीज के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद आउटसाइडर्स को भी मैंने उस पे अपने इंट्रानेट पे एक्सेस दे दिया है। तो जब मैंने बाहर के लोगों को, एंड आई रिपीट, चंद लोगों को एक्सेस दे दिया है, तो अब ये इंट्रानेट जो है मेरे लिए ये एक्स्ट्रानेट बन गया है। अगर आउटसाइड, अभी ऑथराइज आउटसाइडर्स कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरे इंट्रानेट पर मैंने अपने कस्टमर्स को एक्सेस दे दिया है, मैंने अपने सप्लायर्स को एक्सेस दे दिया है, तो इट हैज बिकम एन एक्स्ट्रानेट। जी ये बात समझ आती है? Yes. तो अब क्या होता है सर? इंटरनेट तो जी सर इंटरनेट तो होगा ना हमारी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए बिजनेस की। क्या होगा? तो सर जो इंटरनेट होगा वो तो हमारी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए होगा ना, बैंक उसकी बिजनेस की। तो जो एक्सटर्नेट है सर, ये फिर अपनी क्या कहते हैं उसे, कि अपनी यानी कि बाहर बताने के लिए कि अपनी प्रोडक्शन का वगैरह वगैरह, ये सारा इसमें आएगा? नहीं, मैं हर एक को फुल एक्सेस थोड़ी दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा, लिखा हुआ भी है कि मैंने अपने इंटरनेट पे चंद ऑथराइज लोगों को, क्योंकि मेरे कस्टमर्स हैं और मेरे सप्लायर्स हैं, उनको मैंने एक्सेस दिया। और कब हमने कहा कि हमने फुल एक्सेस दिया? हमने उन्हें लिमिटेड एक्सेस दिया है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने कस्टमर्स को एक्सेस दिया है कि वो मेरे नेटवर्क पे आके देख सकते हैं कि उनका ऑर्डर किस स्टेज पर है, ठीक है, उनकी कितनी प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है, या उनके कितने यूनिट्स बन गए हैं, ठीक। इस किस्म की चीज़ समझ आ गया सर। जैसे एक मैन्युफैक्चर है वो अपने होलसेलर और रिटेलर को देता है, इसी तरह से? हाँ 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 बिल्कुल। एक अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये पढ़ लें, ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब ट्रेडिंग पार्टनर्स आमतौर से आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स ही होते हैं। अब होलसेलर, रिटेलर, फ्रेंचाइज, जो भी उसके फॉर्म से हो सकती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इससे शुरू हो जाती है आपके पास EDI। EDI का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है जी? कि अब आप देखें, आपके और आपके ट्रेडिंग पार्टनर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है?
इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या उसने आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो कागज नहीं भेजेगा, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू एक्स्ट्रानेट, यानी कम्युनिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। जी एवरीवन, क्लियर है सर? ठीक है। तो अब वो जो आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर से कागज भेजते थे और कागज आते थे, अब वो नहीं आ जा रहे, वो आपके एक्स्ट्रानेट से कनेक्टेड है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली आ रही है और जा रही है। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir, clear. Great. And this is the end of the chapter. लेकिन ये पिक्चर आप देख रहे हैं अच्छे से, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका इंट्रानेट है ब्लू कलर का और कंपनी के लोग इसे यूज कर रहे हैं, ठीक। और आपने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को एक्सेस दे दिया है, अब वो इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में आ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। और आ सकते हैं का मतलब ये कि उतना ही आ सकते हैं जितना मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू मेरे सिस्टम में आते हैं, जो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये अब एक्स्ट्रा नेट बन गया है। जी एवरीवन, जी नो जवाब? क्लियर है सर। सर ये जो वेबसाइट होती है ये भी तो एक्स्ट्रानेट की सॉर्ट है। जी क्या कह रहे हैं? वेबसाइट जो है वो क्या होती है? एक्स्ट्रानेट में ही आ जाती है, क्योंकि वेबसाइट में भी हम अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को कि वो वेबसाइट तो इंटरनेट पे होती है ना, तो इंटरनेट तो एक अलग चीज है ना। हमने तीन अलग अलग चीजें पढ़ी है। एक हमने इंटरनेट पढ़ा है जिसमें कोई भी आ सकता है, एक हमने इंट्रानेट पढ़ा है कि जो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए है, और एक हमने एक्स्ट्रानेट पढ़ा है कि जो मेरे इंट्रानेट पे चंद ऑथराइज्ड लोगों को मैं एक्सेस देता हूँ। जो हम एक्सेस देते हैं वो तो जी जो बोल इस तरह वेबसाइट में भी तो हमने जनरल पब्लिक को एक्सेस दी हुई होती है कि हमारे तो हसीन नौजवान वो इंटरनेट है ना, वो इंटरनेट का फीचर है कि इंटरनेट पे हमने कहा कि देयर आर बिलियंस ऑफ यूजर्स, देयर आर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, एंड जो भी चीज आपने इंटरनेट पे डाल दी है एनीबॉडी कैन एक्सेस दैट। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई मसला नहीं है। जबकि इंट्रानेट पे मैंने कब कहा कि देयर आर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स। मेरे कंपनी के 150 एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस वेबसाइट की शक्ल में रखी हुई है, सिर्फ वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हमने एक्स्ट्रानेट में ये कहा कि ये जो हमारा इंट्रानेट है इस पे मैंने सिलेक्टेड लोगों को, पूरी दुनिया को नहीं, सिर्फ मेरे ट्रेडिंग पार्टनर्स, वो 15, 20, 50, 100, 150, 2000 कस्टमर सप्लायर्स, उनको मैंने अलाउ किया है। वो आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और कर सकते हैं। वेबसाइट जो इंटरनेट पे पड़ी है उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आए, कोई भी कनेक्ट हो, कोई मसला नहीं है। हेलो जी जी सर, एक्स्ट्रा नेट को इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है? देखिए आपके पास एक चीज, चलो देखिए कनेक्टिविटी, आप एक जमाने में अमेरिका कॉल करते थे तो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। आजकल आप अमेरिका कॉल करते हैं तो बहुत सस्ती होती है, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों सस्ती होती है बताएं? कोई होगा सर बीच में? कोई होगा बीच में? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट से। वो कॉल किससे जा रही होती है? नेट से। नेट से, इंटरनेट से। तब आप इस चीज को समझें, ये बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। देखिए आपके पास जो टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क है ना, उसको यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं डायरेक्टली उसे यूज करूं, कि मैं डायरेक्टली उसे यूज करता हूँ इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, और उसके थ्रू जब कॉल करता हूँ ना तो अभी भी वो महंगा ही है। लेकिन अगर
मैं इस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को इनडायरेक्टली यूज करूं थ्रू इंटरनेट, यानी मैं इंटरनेट पे जाके इसको यूज करूं तो वो सस्ता पड़ता है। क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो बस यही चीज यहाँ पर भी है। अब एक्स्ट्रा नेट पे मैं किसी को डायरेक्ट एक्सेस दे सकता हूँ कि वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाए, तो शायद महंगा पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि वो मेरे एक्स्ट्रा नेट को एक्सेस करे थ्रू इंटरनेट। इसका मतलब वो यूज तो करेगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, लेकिन वो यूज करेगा थ्रू इंटरनेट, तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है सर, समझ आ गई बात? ठीक, बिल्कुल। गुड। अच्छा जी, तो जरा हम एक ये देख लें कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं और हमने क्या कर लिया और अब हम क्या करने वाले हैं। ओके, स्क्रीन आ रही है सबके पास? ऐसे जी, आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने 1 में से ये A और B कर लिया था और 2 में से आपने ये D और F कर लिया था, लेकिन जब F कर रहे थे तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी उनको सबको नया ही लगा ये, लेकिन D में यकीनन लोगों ने कहा था। ठीक है जी, तो अभी A और B का मुझे नहीं पता, इसका 1 का। ठीक, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने क्या कर लिया है। हमने ये कर लिया D, हमने F कर लिया और हमने ये भी कर लिया है। ठीक है जी? यस सर। नेटवर्क आ गया। अच्छा, हम अभी 1 पे नहीं जाएंगे। 1 पे क्यों नहीं जाएंगे? वो आपको समझ आ जाएगा कि 1 पे अभी जाना गलत होगा। आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट दिस। तो हम पहले जाएंगे टॉपिक नंबर 3 पे। ठीक, टॉपिक नंबर 3 पे जाएंगे और ये टॉपिक हम पूरा करेंगे। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक नंबर 3। हेलो जी, चलिए आज ये आ गया जी, टॉपिक नंबर 3 आपके पास आ गया स्क्रीन पे। डू यू सी दिस? इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस, और इसमें आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं, ABCD से लेकर आपके पास टॉपिक्स हैं कोई JKLM तक। ठीक, 13 टॉपिक हैं एवरीवन। जी एवरीवन? जी सर, जी यस सर। अच्छा, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें में एक्स्ट्रा पढ़नी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए इन टॉपिक्स को समझना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखें, आपका सब्जेक्ट है MIS। क्या मतलब है उसका? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन कहीं पर भी सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ कि MIS क्या होता है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है कि यस जो सर। आपका कोर्स है वो एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर अब मैं इस टॉपिक में चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा MIS का बैकग्राउंड दे दूं। ठीक है, और इस MIS के बैकग्राउंड को फिर हम कनेक्ट कर लेंगे टॉपिक नंबर 3 के अंदर जो पॉइंट्स हैं। तो आपके पास आपको अपने कोर्स का एक सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ जो आपके पास 13 पॉइंट्स आपने समझने हैं वो आसान हो जाएंगे। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? जी सर। चलें जी, तो लेट्स मूव ऑन। तो इंट्रोडक्शन टू MIS। अच्छा, मैंने ये किया कि इनको अलग अलग ही कर दिया है। MIS एक ही चीज है, लेकिन इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। तो उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिर मिला के पढ़ लेंगे। यानी पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर हम मिला के देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक, IRS को मिला के देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और फिर M को मिला के देखेंगे MIS क्या होता है। क्या आपको लॉजिक सीक्वेंस समझ आ रही है? यस सर। यस सर।
चलें, ग्रेट। अच्छा, अब हो सकता है चंद लोगों ने बीकॉम में, मास्टर्स में या यहीं पर थोड़ा सा ईएम पढ़ा हुआ हो, एंटरप्राइज मैनेजमेंट। मेजॉरिटी ने पढ़ा हो? यस सर, पढ़ रहे हैं अभी चलें, तो ग्रेट। फिलहाल। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ने पढ़ लिया, ठीक है। बहरहाल, तो हम MIS समझने के लिए M, I और S को अलग अलग समझ लेते हैं। तो पहले तो मैनेजमेंट समझें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चंद लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यू हैव अ राइट टू इग्नोर इट, बट इफ यू इग्नोर इट तो रेस्ट अश्योर्ड आगे आपके पास प्रॉब्लम आएगी, ठीक। क्योंकि MIS पढ़ाने के बाद हम ये देखेंगे, देखिए कोई भी सिस्टम जो है किस लिए बनता है? मैनेजमेंट की मदद के लिए बनता है ना, यस नो? यस सर। अगर आपको सिस्टम को समझना है तो आपको MIS को समझना होगा अलग अलग, M, I और S। अच्छा, मैनेजमेंट की एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ कोट की है मैंने, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो अगर आप खुद काम करते हैं तो आप मैनेजर नहीं है, दूसरों से काम कराना इज मैनेजमेंट, एंड दैट्स अ नाइस डेफिनेशन फ्रॉम रोजमेरी स्टीवर्ट। अब आपने काम करवाना है, और ज़ाहिर आपने काम करवाना है, मेक श्योर करना कि चीज़ें इफेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो और इकोनॉमिकली हो, ठीक। तो उसके लिए आपको एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको पहले तो ये समझ आना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। अच्छा, मज़े की बात ये लफ्ज़ मैनेजमेंट जो है ना बहुत यूज़ होता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया ये लफ्ज़ मैनेजमेंट 3 मायनों में इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात जब मैं कहता हूँ मैनेजमेंट तो इसका मतलब है इदारे के लोग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ICMAP की मैनेजमेंट, तो मेरा मतलब है ICMAP के लोग, ऑफिसर्स, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट का मतलब होता है टास्क। टास्क का मतलब होता है काम। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मतलब है फाइनेंशियल टास्क कर रहे हैं। आप कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आप कहते हैं HR मैनेजमेंट, तो आप उस टास्क को कैरी आउट कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज। तो मैनेजमेंट का एक मतलब टास्क भी है, और मैनेजमेंट का एक मतलब प्रोसेस भी है कि ये कैसा प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में डेफिनेटली आप बाय प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप अपने लोगों की मदद से काम कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आती है जी? एवरीवन? यस सर, यस सर। जी मदीहा, यू रेज्ड हैंड, बोलें। जी मदीहा, you have a question? सर ये वापस रिपीट कर दें। ये पीपल, टास्क और प्रोसेस वाली बात? यस सर। मैं कहता हूँ ICMA की मैनेजमेंट, क्या मतलब है इसका? ICMA के लोग, यस? यस सर। मैं कहता हूँ कि जी मैं आजकल जो है ये बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस टास्क को कैरी आउट कर रहा हूँ, यस नो? यस सर। आजकल आप कहती हैं कि मैं अपनी पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। आजकल मैं अपनी पढ़ाई मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूँ, इसका मतलब आप एक टास्क को कैरी आउट कर रहे हैं। यस सर। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है जिसमें हम अभी पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब आपके पास ये बड़ा अहम सवाल है कि मैनेजर करता क्या है। चल लोग कहते हैं मैनेजर कुछ नहीं करता, बस सुबह सुबह ऑफिस आता है, चाय पीता है, अखबार पढ़ता है, किसी जूनियर को बुलाता है, उसको जलील करता है, 4 फाइलें साइन करता है और चला जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग उसका काम था कि आपसे काम ले, उसने काम ले लिया। लेकिन जाहिर है कि इसको समझने के लिए बहुत सारे हमें थियरिस्ट ने चीज़ें बताई हैं, तो उनको हम यूज़ कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी फ्योल ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। हेनरी मिन्सबर्ग ने कहा कि मैनेजमेंट के कुछ रोल्स हैं।
और रॉबर्ट एंथनी ने बताया कि मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स हैं। हम इन तीनों थ्योरीज को देख लेते हैं, तो तीनों को मिलाकर हमें समझ आ जाएगा कि मैनेजर क्या करता है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो हेनरी फ्योल ने बैक इन 1900 कहा कि एक मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट करता है, एक्चुअली 5 काम करता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक, तो जो भी मैनेजर होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो हाई लेवल पर हो तो फिर हाई लेवल प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होगा, लो लेवल पे होगा तो लो लेवल पे सारी चीजें कर रहा होगा। अब प्लानिंग क्या है? अच्छा, प्लानिंग में आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज कि आप प्लानिंग जो है अपने मुस्तकबिल के मुतालिक करते हैं। यस, नो? One can never ever plan the past or the present. आप अपने प्रेजेंट को या अपने माजी को प्लान नहीं कर सकते। यस, नो? यस सर। तो बस यही है कि आप शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाएं, कल का, परसों का, अगले घंटे का, अगले महीने का, अगले साल का। तो आपने एज ए मैनेजर प्लान्स बनाने होते हैं जो कि शॉर्ट रेंज भी होते हैं, लॉन्ग रेंज भी होते हैं। और एज ए मैनेजर आप सेट करते हैं कि आपके इदारे के क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, ये आपका काम है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखना होगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ मैं क्या करूंगा। फिर आपने ये भी प्लान करना होता है कि कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो मैं उन्हें कैसे हैंडल करूंगा। तो ये आपका काम है, प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग के बाद अगली चीज है आप ऑर्गेनाइज करते हैं। एज ए मैनेजर आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अपने इदारे में डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, टीम्स बनाते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को, उन ग्रुप्स को, उन टीम्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग है और हर मैनेजर कर रहा होता है। फिर स्टाफिंग करते हैं आप। स्टाफिंग का मतलब ये है कि जब आपने इदारे के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दी हैं, डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, टीम्स बना दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी हैं, तो अब आपको उन डिपार्टमेंट्स में, उन टीम्स में बंदों को ला कर रखना है ना। डिपार्टमेंट ये लोग होंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट, तो स्टाफिंग करेंगे आप। जब स्टाफिंग हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्टिंग करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। और ज़्यादा जब आप डायरेक्ट करते हैं तो सिर्फ बोलते ही नहीं है, आप उन्हें अपने एक्शन से, अपनी बातों से उन्हें इंस्पायर भी करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जब उन्हें डायरेक्शन देंगे तो वो काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो उसके बाद फिर आप चेक करेंगे कि चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं, प्लान्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, कहीं हमें अपने प्लान को मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं। ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो आपने करने होते हैं एज अ मैनेजर। इनमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। सर ऑर्गेनाइजिंग रिपीट कर दें प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि आप अपने इदारे को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, आप टीम्स बनाते हैं, आप ग्रुप्स बनाते हैं, और आप ये डिसाइड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को आपने क्या जिम्मेदारियां देनी है, किस पोजीशन को क्या जिम्मेदारियां देनी है। जी, समझ आती बात? सर कंट्रोलिंग बता दी। कंट्रोलिंग? जी सर। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जब मैंने आपको डायरेक्शन दी कि आपने ये काम करना है, तो फिर मैं कंट्रोलिंग में चेक करता हूँ कि क्या आप वो सारी चीजें कर रहे हैं, कर ली हैं आपने जो हमने प्लान की थी, और अगर नहीं तो फिर हम एक्शन लेते हैं कि अब क्या किया जाए कि चीजें सही चलती रहें। जी एवरीवन? जनाब, एवरीवन अंडरस्टैंड्स? यस सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर ओके। अच्छा, दूसरी थियरी है रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये रोल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये आपको बताए हेनरी मिन्सबर्ग ने। ठीक है, उसने ये कहा कि हर मैनेजर जो है
उसके पास ये अथॉरिटी होती है, उसके पास ये कैपेसिटी होती है, उसके पास ये पोजीशन होती है कि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रोल्स परफॉर्म कर सकता है। और ये कुल रोल्स हैं 10, और इन 10 रोल्स को उसने बांटा 3 हेडिंग्स में, 3 रोल्स में। इंटरपर्सनल रोल्स, इसके अंदर 3 रोल्स हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स, इसके अंदर 3 रोल्स हैं। डिसीजन रोल्स, इसके अंदर 4 रोल्स हैं। ठीक, ये वो 10 रोल्स हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। जी ये बात समझ आती है? डिटेल्स देखते हैं अभी इसकी हम, लेकिन ये बात आपको समझ आती है कि एक मैनेजर के पास ये पावर है, ये कैपेसिटी है कि वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में इन रोल्स को अदा करे। जी यहां तक बात समझ आती है? यस सर। ओके, इंटरपर्सनल रोल्स। अच्छा, इंटरपर्सनल रोल्स में 3 रोल्स हैं, और ये वो रोल्स हैं जो एक मैनेजर अदा करता है अमंग पीपल। सर एक मैनेजर है तो उसके इर्द गिर्द लोग होंगे, तो अब ये लोगों से मुतालिक रोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला रोल है ए मैनेजर शुड बी ए लीडर। एक मैनेजर को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी क्योंकि उसके पास सबॉर्डिनेट्स हैं, और सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो उसको देखते हैं। कोई मसला आता है तो सबॉर्डिनेट उसकी तरफ देखते हैं कि अब हमारा बॉस हमें लीड करेगा, गाइड करेगा। तो ये एक रोल है जो कि उसे अदा करना है अपने जूनियर्स के लिए। जी इज इट क्लियर? यस नो? यस सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, दूसरा है रोल ऑफ अ लियाज़न पर्सन। लियाज़न का मतलब होता है राब्ता। लियाज़न का मतलब होता है राब्ता। आप देखिए ना, जब भी एक इदारा दूसरे इदारे से कनेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं आईसीएमए ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कांटेक्ट किया, तो डू यू थिंक आईसीएमए ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कांटेक्ट किया होगा? नो। एक आईसीएमए का मैनेजर ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दूसरे मैनेजर से बातचीत की होगी। यस नो? यस सर। तो इसका मतलब है एक मैनेजर जो है वो लियाज़न का रोल भी अदा करता है। लियाज़न का मतलब है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो इदारे के बिहाफ पे दूसरे इदारे के से कांटेक्ट करता है, यानी वहां के किसी मैनेजर से कांटेक्ट करता है। तो ये कहलाता है आपके पास लियाज़न का रोल। अच्छा, तो तीसरा एक रोल है फिगर हेड का। फिगर हेड का रोल भी हर मैनेजर अदा करता है। कभी कभी उस वक्त करता है जब कोई सेरेमोनियल ड्यूटी आती है। सेरेमोनियल ड्यूटी का मतलब ये है, अब देखिए ना, हर मैनेजर के पास इदारे का हेड है। अब इदारे का हेड है तो इदारे में कोई तकरीब हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, किसी की सालगिरह हो रही है, कोई लॉन्चिंग हो रही है, तो ये वो रोल है जिसे हम कहते हैं फिगर हेड का रोल, कि वो जो मैनेजर है, जो इदारे का लीडर है, जी जरा माइक को कंट्रोल करें आप लोग। फिगर हेड का रोल जो है, ये वो रोल है जो मैनेजर उस वक्त अदा करेगा जब कोई तकरीब होगी। आपने देखा होगा मैनेजर आता है, तकरीर करता है, या केक काटता है, या रिबन काटता है, ठीक? तो ये रोल कहलाता है फिगर हेड, और ये भी अदा करना पड़ता है जब भी कोई तकरीब होगी। एवरीवन? जी एवरीवन? नहीं सर, इस पॉइंट की समझ नहीं आई। ये पॉइंट समझ में नहीं आया? नहीं। तो क्या समझ में नहीं आया बताएं? पूरा पॉइंट समझ नहीं आया सर। वो डिस्टरबेंस वाला? सर बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी ना, कौन हो गया? अच्छा, डिस्टरबेंस आ गई थी। आप बताएं कि आईसीएमए में कोई तकरीब हो रही है। अच्छा, एक पहले तो चीज ये क्लियर कर लें कि जब मैं लफ्ज मैनेजर कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनीबॉडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट। जी ये बात समझ आ रही है? जी ठीक है। इदारे का जो सीईओ है वो भी मैनेजर है, और इदारे के अंदर जो डायरेक्टर है वो भी मैनेजर है, और इदारे में जो फाइनेंस मैनेजर है वो भी मैनेजर है। ठीक, मैं लफ्ज मैनेजर डेजिग्नेशन के तौर पे यूज नहीं कर रहा,
मैं जब मैनेजर कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है anybody who's involved in मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप मैन हो चाहे वो बहुत ही जूनियर आदमी हो। यस नो? यस सर। तो ये जो मैनेजर है ना, इसे फिगर आउट बनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इदारे में एक तकरीब हो रही है, तो ये बताएं उस तकरीब में कौन चीफ गेस्ट होगा? इदारे का सीईओ। यस नो? यस सर। तो इसका मतलब है वो इस वक्त फिगर आउट का रोल कर रहा है। फिगर आउट का मतलब होता है मरकज़ निगाह, वो है मरकज़ निगाह, वो है सबकी निगाहों में, वो खड़ा होगा, वो स्पीच करेगा, वो केक काटेगा। ये बात समझ आती है? जी। तो ये वो रोल है जो उसको करना पड़ता है कभी कभी जब भी कोई इदारे में तकरीब होगी। मुल्क में अगर कोई तकरीब होगी तो बेजार है हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है वो ये रोल करेगा। जी क्लियर होती है बात? जी सर क्लियर है। ओके ग्रेट। अच्छा फिर है इंफॉर्मेशन रोल्स। इंफॉर्मेशन रोल में भी 3 रोल्स हैं। एक मैनेजर का रोल है इंफॉर्मेशन के हवाले से, हम उसे कहते हैं मॉनिटर ऑफ इंफॉर्मेशन। उसका क्या किरदार है कि वो इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करे, निगाहें रखें कि इदारा कैसा चल रहा है, मॉनिटर करें क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है हमारी परफॉर्मेंस बुरी है। जी ये बात समझ आती है? तो मॉनिटरिंग उसका रोल है। जी ठीक हो गया। अगला है डिसेमिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेटर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर तो इदारे में अगर आपको कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसके पास जाते हैं? अपने मैनेजर के पास, जो भी आपका हेड है उसके पास आप जाते हैं, सर ये बता दें, ये बता दें इसका क्या करना है, ये बता दें इसका क्या करना है। तो ही इज द डिसेमिनेटर ऑफ, शी इज द डिसेमिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बात समझ आती है? जी सर। तीसरा उसका रोल है इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो स्पोक्स पर्सन है। इदारे के बाहर भी जब लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हर कोई नहीं देता इंफॉर्मेशन। ये एक मैनेजर होगा जो खड़ा होगा और इदारे के बिहाफ पे लोगों को इंफॉर्मेशन देगा। आपने देखा ना हर इदारे का एक स्पोक्स पर्सन होता है जो इदारे के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन देता है। तो ये भी एक रोल है जो कि मैनेजर को अदा करना होता है। एक मैनेजर किसी पार्टी में गया हुआ है सर और वहाँ रुक जाए, एक इदारे का मैनेजर किसी पार्टी में गया हुआ है और वहाँ उस इदारे के मुतालिक कोई बातचीत होती है तो मैनेजर वहाँ लोगों को बताएगा ना कि हमारा इदारा क्या है, क्या करता है, कैसे करता है। जी ये बात समझ आती है? तो ही इज अ स्पोक्स पर्सन, ही गिव्स इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जी बोले। जैसे सर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट का। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो एक खास बंदा हो गया ना, आप नोट करें। मैंने क्या एग्जांपल दी आपको? मैंने एक बंदे की बात नहीं की है, मैंने कहा कोई भी बंदा, कोई भी मैनेजर, हर मैनेजर जो है ना स्पोक्स पर्सन है इदारे का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो बंदा कहीं पार्टी में गया हुआ है, वहाँ अगर इदारे के मुतालिक बात होगी तो खामोश रहेगा, वो बताएगा नहीं हमारा इदारा ये करता है, हमारा इदारा ये करता है, इस तरह से करता है। क्या बात समझ आ रही है? जी सर। सर डिसेमिनेटर को रिपीट कर दें। डिसेमिनेटर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिसेमिनेटर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो हर मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जूनियर्स में। यस ना? उसके जूनियर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसी से आके मांगते हैं और वो इंफॉर्मेशन देता है। यस जी क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है। डिसीजन रूल्स, आपने डिसीजन के हवाले से भी 4 आपके रोल्स हैं। एक रोल है एज ए मैनेजर, आप एक एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। अच्छा आपको पता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हु इज एन एंटरप्रेन्योर? क्या डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर? बिजनेसमैन पढ़िए लोगों ने, राइट? हु इज एन एंटरप्रेन्योर? जो न्यू आइडिया क्रिएट करता है। हाँ, जो न्यू आइडियाज लाता है, जो रिस्क लेता है। ठीक, तो हर मैनेजर को ना एक एंटरप्रेन्योर वाला रोल भी अदा करना है। उसको अपने इदारे में
अपने डिपार्टमेंट में चेंजेस लानी है, इनोवेशन करनी है, क्रिएटिविटी करनी है, आइडियाज लाने हैं, रिस्क लेने हैं, और ज़ाहिर है कि इन सब के मुतालिक उसे डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एक डिसिशनल रोल है, ये एक डिसिशनल रोल है। जी बात समझ आती है एवरीवन? यस सर। ओके, फिर एक और रोल है डिस्टर्बेंस हैंडलर का। अब इदारे के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो ही जाते हैं ना, कोई गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के साथ गड़बड़ हो गई, किसी सप्लायर के साथ गड़बड़ हो गई, किसी डिपार्टमेंट के साथ गड़बड़ हो गई, तो इस गड़बड़ को, इस डिस्टर्बेंस को कौन हैंडल करेगा? मैनेजर। और सारे हैंडल करने में उसे डिसीजन करना होगा, यस नो? तो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करेगा और उसके मुतालिक डिसीजन मेकिंग करेगा। जी एवरीवन? जी यस नो? यस सर, ठीक है। यस सर। ओके, फिर आपके पास रिसोर्स एलोकेशन। एक मैनेजर जो है रिसोर्सेज के मुतालिक भी डिसाइड करता है। आप मैनेजर हैं, आपका जूनियर आपके पास आता है, वो आपसे कहता है सर ये जो आपने काम दिया इसको काम करने के लिए 4 बंदे भी चाहिए होंगे, इतने पैसे भी चाहिए होंगे, इतना टाइम भी चाहिए होगा। तो आप उसे वो रिसोर्सेज देते हैं, या आप कहते हैं नहीं यार ये तुम ज़्यादा कह रहे हो, टाइम ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, मैं तुम्हें इतने रिसोर्सेज नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इतने दे सकता हूँ। तो इसका मतलब है यू आर डूइंग डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू रिसोर्सेज एलोकेशन, यस नो? यस सर। और आखिरी जो रोल है डिसीजंस के हवाले से, दैट इज नेगोशिएटर। जो नेगोशिएशन का अंदाजा है आप लोगों को कि इसमें आप क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, कुछ बार्गेन करते हैं। अब डोंट यू थिंक व्हेन यू डू बार्गेनिंग तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है ना, कुछ दो और कुछ लो, यस नो? किसी कस्टमर से, किसी सप्लायर से डिस्प्यूट हो गया है, किसी डिपार्टमेंट से डिस्प्यूट हो गया है, तो आप नेगोशिएट करेंगे और नेगोशिएशन में आपको फैसला करना पड़ेगा कि मैं ये करने दूं, होने दूं, ये दे दूं, ये ले लूं। जी ये बात समझ आती है? सर ये लास्ट पॉइंट समझा रहे हैं दोबारा, नेगोशिएशन वाला। यस सर। आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी? लास्ट टाइम आपने कोई चीज खरीदी, कब खरीदी? 28 को। अच्छा, जो भी आपने खरीदा तो फैसला किया था ऐसे बातचीत करते हुए दुकानदार से? यस सर। ये चीज, तो ये जो फैसला आपने किया तो नेगोशिएशन में फैसला करना पड़ता है ना, यस ना? बार्गेनिंग वगैरह। तो मैनेजर जो है वो भी नेगोशिएट करता है जब कोई मसला होता है, और जब नेगोशिएट करता है तो उसमें उसको फैसला करना पड़ता है कि यार ये मैं ले लूं, ये मैं छोड़ दूं। गेटिंग? यस सर, क्लियर। क्लियर है? चलें, ग्रेट। अच्छा जी, सर ये रिसोर्स हमारे पास 4 मिनट, सॉरी रिसोर्स एलोकेटर सर एक बार दोबारा बता दें। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या है? आप मैनेजर हैं, आपने अपने काम दिया जूनियर को कि जाओ ये करके लाओ। अब उस काम को करने के लिए जूनियर ने आपसे कहा सर मुझे 2 बंदे और दे दें। तो ये नेगोशिएशन में रुक जाए, 2 लाख रुपए दे दें, रुक जाए 2 लाख रुपए दे दें, 2 बंदे दे दें और 1 हफ्ता दे दें। तो वो आपसे क्या मांग रहा है? रिसोर्सेज मांग रहा है ना, यस नो? सर यस सर। तो अब आप उससे कहते हैं हाँ तुम ये ले लो, या आप उसे कहते हैं नहीं यार मैं तुम्हें इतने रिसोर्सेज नहीं दे रहा, नहीं दे सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? डिसाइड कर रहे हैं ना कि कितने रिसोर्सेज मैं दूं या ना दूं। यस सर। तो ये आपका रोल है कि जब भी रिसोर्सेज आपसे मांगे जाएंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि कितने रिसोर्सेज दूं या ना दूं। गेटिंग? यस सर। अच्छा जी, एक और आवाज आ रही थी बीच में, वो क्या थी? जी, somebody was asking a question. सर ये मैं ये पूछ रहा था कि जो नेगोशिएशन, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है जी, दोबारा बोलें। सर मैं पूछ रहा था कि नेगोशिएशन में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है कि हम एक चीज लें और एक चीज छोड़ें? बाबा यार जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं ना तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुकानदार से आपने नेगोशिएट किया होगा तो कुछ उसकी मानी होगी, कुछ अपनी मनवाई होगी, ऐसा ही हुआ होगा ना।
अगर कुछ मनवाना नहीं पड़ा तो इसका मतलब कोई निगोशिएशन ही नहीं थे। उसने कहा ये चीज ₹1,00,000 की, आपने कहा ये पकड़ो ₹1,00,000, तो कोई हुआ ही नहीं निगोशिएशन। निगोशिएशन करेंगे तो निगोशिएशन का मतलब ये बार्गेनिंग करेंगे। जब बार्गेनिंग करेंगे तो उसका मतलब है कुछ लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, कुछ छोड़ेंगे। आपने दुकानदार से निगोशिएशन का मतलब कम्युनिकेशन। सर टाइम खत्म हो गया क्लास। निगोशिएशन का मतलब होता है बार्गेनिंग, फाइंडिंग द मिडिल ग्राउंड। सामने वाले का अपना में नहीं लाएंगे। नहीं, कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन कम्युनिकेशन तो हर जगह होती है ना। आप नेगोशिएशन की बात करते हैं, नेगोशिएशन इज अ कम्युनिकेशन जिसमें आप सामने वाले से बार्गेन करते हैं। उसका व्यू डिफरेंट होता है। सुन लो यार, आपका व्यू डिफरेंट होता है, उसका व्यू डिफरेंट होता है। आप नेगोशिएट करके कहीं बीच में आ जाते हैं कि उसकी बात भी रह जाए और आपकी बात भी रह जाए। सर क्लास का टाइम थोड़ा रह गया सर, एक में वो स्लाइड सिर्फ दिखा दें जिधर ये तीनों लेवल्स वगैरह की वो जो वो लिखे हुए थे कि इन्होंने ये पेश की थी सर, वो स्लाइड बस एक दो दिखा दें। मैं भेज दूंगा आपको ये चीजें अभी। चलें ठीक है सर, ठीक है, ये दिखा दें वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी सर एक बार स्टार्ट से लेक्चर भी दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर आप क्लास तो ले रहे हैं कंटिन्यू, अगर ये बुक शेयर कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई मैंने अभी जो आपसे 2 लेक्चर शेयर किए हैं वो आपने डाउनलोड कर लिए? जी कर लिए। हाँ हाँ, तो बस मैं कह रहा हूँ कर दें बुक, तो उससे कोई मसला थोड़ी है सर। बुक नहीं है ना पूरी, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दे सकता हूँ चीजें पूरी। सर आप ये वर्ड की फाइल अगर शेयर कर देंगे तो इजीली होगा सर लोगों के लिए। ए हसीन नौजवान, मैंने कर दिया 2 शेयर कर दिए। यही था ना स्टार्ट? कौन सा स्टार्ट से क्या मतलब है? ये था स्टार्ट सर, वो ले लिया मैंने वाला लेक्चर जहां से स्टार्ट हुआ सर क्लास का टाइम खत्म हो गया। सर टाइम खत्म हो गया क्लास। जी जी, बड़े आप माशाल्लाह टाइम कीपर आदमी हैं, जबरदस्त आदमी। टाइम तो खत्म हो गया, आप सही कह रहे हैं, फरमाइशें नहीं खत्म हुई ना। फरमाइशों को भी तो देखें आप। जी यहाँ से शुरू किया था हमने आज। ठीक है जी, चलो जी, I'll be sending you these things. Thank you very much. Allah Hafiz. Hello. I am Sensua. And